नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। हम अर्थात में आ चुके हैं। अर्थात में हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, पैसों की और तमाम जो उथल पुथल हो रही है समाज में। अब तो कोरोना के जैसे समय है, तो कोरोना के आसपास जो भी कुछ बातें, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। नया डेवलपमेंट इस हफ्ते का, जो आप सभी जान रहे हैं, वो एक संख्या के रूप में सामने आया है। अंशुमान जी, वो संख्या है 20 लाख करोड़ की संख्या। मतलब कई अखबारों ने हेडलाइन इस पर बनाई है, कई लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये राष्ट्र के नाम संबोधन में इस संख्या का जिक्र किया था। और ये बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते समय अक्सर भूल भी जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक मीडिया संस्थान के तौर पर, पत्रकारों के तौर पर, हमें ये बार बार याद भी दिलाना चाहिए कि जो पैकेज हमारे सामने आ रहा है, रिलीफ पैकेज, इसकी घोषणा कल से निर्मला सीतारमण ने शुरू की है, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, बल्कि आरबीआई और सरकार द्वारा पहले 1.76 लाख करोड़ और इस समय दिए जाने वाले पैकेज का मूल्य मिलाकर, जैसा सरकार ने खुद कहा है, 20 लाख करोड़ है। और 200 लाख करोड़ की जीडीपी है हमारी, तो यानी 10% मोटा मोटी उस हिसाब से। लेकिन इस पैकेज के ढांचे पर सर सवाल उठ रहे हैं बहुत ज्यादा। ये पैकेज का ढांचा क्या है, इसमें बैंकों की हिस्सेदारी क्या है, बैंकों पर रिस्क क्या है, किस सेक्टर को क्या एलोकेशन दिया गया है। तो इस पर आपसे जानना चाह रहा हूं मैं कि कहाँ है, क्या है सेक्टर का, इस पूरे पैकेज का, सॉरी, स्ट्रक्चर। पैकेज का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पहले चीज, कुछ संख्याएं, बड़ी संख्याएं जब हमारे सामने आती हैं तो हम हमेशा उन संख्याओं को एक संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम 20 लाख करोड़ कहते हैं या कहते हैं कि जीडीपी का 10% है, तो हमें समझना जरूरी है कि भारत सरकार का सालाना बजट इससे ज्यादा होता है। सरकार का बजट 30 लाख करोड़ होता है, जो आमतौर पर जीडीपी का 30 का करीब करीब 15 से 20% से ज्यादा होता है। और अगर आप रिजर्व बैंक जितना पैसा सिस्टम में छोड़ता है हर साल, उसे मिला लें तो सामान्य दिनों में सरकार जीडीपी का 20% या 25% तो हर साल खर्च करती है। तो अगर हम कहें कि 20 लाख करोड़ बहुत बड़ा पैकेज है, तो ये बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। इसे इस संदर्भ में समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर जब 6%, 7% थी, तब सरकारें और रिजर्व बैंक मिलकर अर्थव्यवस्था में 30 लाख करोड़ या 35 लाख करोड़ तो सामान्य दिनों में छोड़ते थे, जो 30 लाख करोड़ का सरकार के खर्च का था। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 0 पर पहुंच चुकी है, नेगेटिव होने का खतरा है। तो हमें कितने पैसे की जरूरत होगी? हमें इससे ज्यादा या इससे दोगुने पैसे की जरूरत होगी। तो ये 20 लाख करोड़ बड़ा पैकेज नहीं है, पहली चीज समझना जरूरी है। दूसरी चीज समझना जरूरी है कि सरकारों के पैकेज हमेशा वो नहीं होते जो हमें मिलते हैं। पिछले 1 साल के दौरान सरकार 3 बड़े पैकेज ला चुकी है। कोविड से पहले 100 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया, 25-30 हजार करोड़ रुपए का पैकेज एक रियल एस्टेट के लिए आया। तो ये पैकेज साल भर आते रहते हैं। हमें पैकेजों का गठन और पैकेज का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, और पैकेज का संदर्भ और उसका क्रियान्वयन देखना जरूरी है। ये दो चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि बड़ी संख्याएं हमेशा सम्मोहित करती हैं। जब हम लाख करोड़ में, 100 लाख करोड़ में बात करते हैं, अच्छा, पिछले साल सरकार ने उदाहरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 100 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया। सरकार का पूरा बजट 30 लाख करोड़ रुपए का है, 100 लाख करोड़ का पैकेज सरकार कैसे डिक्लेयर कर सकती है? सच्चाई ये थी कि उसमें बजट से जाने वाली राशि केवल 7 से 8 हजार करोड़ रुपए थी। बाकी सारा पैसा बैंकों के सर पर डाल दिया गया था कि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालेंगे। ये, और बैंकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां डूब रही थी, वो डिफॉल्ट की सिचुएशन में थी, तो पैकेज वहां का वहां रह गया। तो ये जो परिस्थिति है सिद्धांत, एक्सेप्शनल परिस्थिति है, अपवाद परिस्थिति है, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था ने ऐसा संकट जीवन में अपने इतिहास में कभी नहीं देखा। हम शून्य विकास दर पर बैठे हुए हैं, 40-45 दिन से देश में सारी गतिविधियां बंद हैं, सारा टैक्स रेवेन्यू का रियलाइजेशन बंद है, छोटी बड़ी सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, निर्यात बंद है, व्यापार बंद है, आना जाना बंद है, यानी उत्पादक गतिविधियां जो भी हो सकती थी सब बंद है। इन्हें दोबारा शुरू करना है, इन्हें स्टिमुलेट नहीं करना है, इन्हें रीस्टार्ट करना है। स्टिमुलेशन ये होता है कि आप धीमे पड़ गए, आपको फिर एक इंजेक्शन लगा दिया गया, आप दौड़ पड़े। यहां तो आप बैठ गए, आपको उठा के खड़ा करना है और खड़ा करके चलने लायक बनाना है। इन दोनों चीजों में आप टांगे टूट चुकी हैं, हाँ, हिम्मत जवाब दे चुकी है। यहां से उठाकर खड़ा करना है, फिर ताकत देनी जिससे आप चल सके। दौड़ना बहुत दूर की बात है, अभी तो चलने की स्थिति, अर्थव्यवस्था को चलने की स्थिति में लाया जाए, ये फर्क समझना जरूरी है। तो जब स्टिमुलेट करने की बात सोचते, स्टिमुलेट हमेशा मंदी को किया जाता है, ब्रेकडाउन को क्या स्टिमुलेट करेंगे आप? एक ट्रेन चलते चलते टूट गई, उसके व्हील्स, पहिए निकल कर रख दिए गए, उसको स्टिमुलेट थोड़ी किया जाएगा, उसको तो जोड़ा जाएगा, नेरे से खड़ा किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा तो चलाया जाएगा। तो हम उस स्थिति में आ गए हैं लॉकडाउन के बाद।
हमेशा हम्म। पैकेजेस के 3 हिस्से होते हैं जो समझना जरूरी है। जिस जिस हिस्से पर हम आज अर्थात में बात करेंगे वो पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है और उसकी क्या चुनौतियां हैं जिस पर हम आगे आएंगे। हमेशा पैकेज के 3 हिस्से होते हैं। एक पैकेज का हिस्सा होता है फिस्कल हिस्सा, दूसरा हिस्सा होता है हम्म। फाइनेंशियल हिस्सा और तीसरा हिस्सा होता है मॉनेटरी हिस्सा। फिस्कल हिस्से हम्म। का मतलब है वो पैसा जो सरकार को हम टैक्स के तौर पर देते हैं या विभिन्न सेवाओं के शुल्क के तौर पर देते हैं। वो पैसा सरकार अगर हमें मंदी में संकट में वापस करती है, हमारे हमारे हाथ में रखती है, टैक्स के रियायतों के तौर पर देती है, इकोनॉमी में डालती है जिससे हमारे लिए रोजगार कमाई बढ़ सके, तो हम उसे फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। जिस 10 लाख करोड़ की मांग और जिस 10 लाख करोड़ की चर्चा हम पिछले एक महीने से लगातार सुन रहे हैं, वो ये 10 लाख करोड़ रुपए की मांग थी जो बजट से सीधे अर्थव्यवस्था में आने थे। 10 लाख करोड़ के पैकेज की बात की जा रही थी जो बजट से सीधे अर्थव्यवस्था में आने। दूसरा हिस्सा होता है मॉनेटरी पैकेज। मॉनेटरी पैकेज का मतलब यह होता है कि रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देता है कर्ज आगे बांटने के लिए और उसमें वो ब्याज दरें कम करने की कोशिश करता है। लॉकडाउन शुरू होते ही रिजर्व बैंक ने बाजार में करीब 4 लाख 4.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी छोड़ दी, रेपो रेट कम कर दिए, कई विंडो कई खिड़कियां बनाई जिसमें लॉन्ग टर्म रेपो की एक विंडो थी, म्यूचुअल फंड्स के लिए एक हिस्सा था, एनबीएफसीज के लिए एक हिस्सा था। यह पैसा छोड़ा गया। वो पैसा बाजार में क्यों नहीं पहुंचा, बैंकों में क्यों नहीं आया, इस पे हम आगे अर्थात में चर्चा करेंगे। तीसरा हिस्सा होता है फाइनेंशियल पैकेज। फाइनेंशियल पैकेज का पार्ट होता है जिसमें सरकार बैंकों से यह कहती है कि आप अर्थव्यवस्था में लोगों को कर्ज देना शुरू करें। वहां सरकारें कर्ज लेने के नियमों को थोड़ा उदार करती हैं, कहीं कहीं गारंटीज देने की कोशिश करती हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी शर्तें रखने की कोशिश करती हैं जिससे आसानी से लोगों को कर्ज मिल सके। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान हमने फाइनेंशियल पैकेज का एक हिस्सा देखा कि कर्ज की वसूली रोक दी गई, कर्ज की वसूली को टाल दिया गया। तो कल जो पैकेज बुधवार को वित्त मंत्री ने डिक्लेयर किया उसका सबसे बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल हिस्सा है। 3,70,000 करोड़ रुपए की गारंटी एमएसएमई के लिए दी गई और यह कहा गया कि बैंक एमएसएमई को लोन दें। 1 लाख करोड़ रुपए बीमार बिजली कंपनियों के लिए दिए गए जो डूबने की स्थिति में है और बिजली की सप्लाई रुक सकती है। वो भी कर्ज है जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी उनके लिए लेगा और राज्य सरकारें उसकी गारंटी देंगी और बिजली कंपनियों को दिया जाएगा क्योंकि बिजली कंपनी 94,000 करोड़ रुपए की बकायदारी पर बैठी हुई है, तो वो पैसा उनके पास जाएगा जिससे कि वो बिजली उत्पादन कंपनियों को पैसा दे सकें। यह है फाइनेंशियल पैकेज का हिस्सा। तो जब फाइनेंशियल पैकेज होता है या ज्यादातर अर्थव्यवस्था में पैसा देने की बात लोन के जरिए की जाती है तो तकनीकी तौर पर लोन स्टिमुलस नहीं होता क्योंकि कर्ज देने की प्रक्रिया बैंक और कर्ज लेने वाले के बीच का व्यवहार है। सरकार उसे केवल सुविधा बना सकती है। आपको बैंक कर्ज देगा कि नहीं देगा, आपकी रेटिंग या साख क्या है, आपके कारोबारी प्लान पर बैंक तैयार होगा कि नहीं होगा, बैंक आपसे क्या ब्याज दर वसूल करेगा, आपके लिए क्या शर्तें रखेगा, ये सब बैंक तय करेगा। और ये शर्तें सबके लिए एक समान ब्लैंकेट नहीं हो सकती है, वैसी नहीं हो सकती कि 500 रुपए हर जनधन खाते में डाल दिए गए। और इसलिए जब बैंकों को मॉरिटोरियम की बात रिजर्व बैंक ने कही तो बैंकों ने क्या किया, ठीक है प्रिंसिपल का मॉरिटोरियम देते हैं, ब्याज हम कंपाउंडिंग वसूल करेंगे, इकट्ठा वसूल करेंगे, आप किस्तें टाल लीजिए, बाद में पूरा ब्याज दीजिए या अपने लोन की टर्म बढ़ा लीजिए। अब कल वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हम 1 साल का मॉरिटोरियम देंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोन पे। तो मॉरिटोरियम का मतलब क्या है? मॉरिटोरियम का मतलब है कि प्रिंसिपल आप 1 साल तक पे नहीं करेंगे। 1 साल का ब्याज कंपाउंड होकर कितना पहुंच जाएगा, 12 किस्तों का ब्याज एक छोटी इकाई के लिए, और उसे कितना देना पड़ेगा हमें यह नहीं पता है। किस ब्याज दर पर बैंक उनको लोन देंगे, क्योंकि छोटी कंपनियों को महंगे ब्याज दर पर लोन मिलता है, ये एक अलग चीज है। तो जब हम स्टिमुलस को समझते हैं या उसके बड़े बड़ी संख्याएं समझते हैं तो हमें हमेशा उसके भीतर उतर कर देखना चाहिए कि हमको सीधा पैसा कितना मिल रहा है और कितनी व्यवस्था और इंतजाम लगाया जा रहा है। ये ठीक उस तरह से है सिद्धांत जिससे जैसे इलाज और खुराक होता है। आप बीमार हैं तो आपको इलाज की जरूरत है, आपको सीधे शरीर में इंजेक्शन लगाया जाएगा, दवा की गोली खिलाई जाएगी, आपको सीधी दवा दी जाएगी। और खुराक का मतलब है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको ये चीजें खाना जरूरी है। आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये आपकी इनकम पर, आपकी सुविधा पर, आपके स्वाद पर, आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। पर इलाज तो अनिवार्य है। बीमारी का इलाज तो, दवा तो खानी पड़ेगी। गिजा आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, आप गिजा खाने की स्थिति में है कि नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो पैकेज हमेशा इलाज भी होते हैं और खुराक भी होते हैं। तो कल जितना पैकेज कल से आया है वो खुराक वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है, और ये देने और लेने वाले के अपने संबंध पर निर्भर करता है कि बैंक किसी कंपनी को लोन देंगे और वो कंपनी क्या लोन लेना भी चाहेगी। तो इसलिए ये सारा का सारा पैकेज धीमे 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 सिमट कर बैंकों के सर पर जा रहा है पूरी तरह से। और आज हमारे लिए समझना जरूरी है कि बैंकों का क्या होने वाला है। अच्छा, आगे बैंकों पर बात करने के पहले, अर्थात पर बात करने के पहले सहयोग, तो कि हमारा सबसे जरूरी सेगमेंट है, बहुत बहस तलब बड़ा सेगमेंट है, मेरे ख्याल से मेरे भी कुछ सवाल है। पहले बात करते हैं, हम इस बार के अंक पे बात कर लें एक बार कि इंडिया टुडे हिंदी का अंक जो है हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, इस बार क्या बढ़ावा रहे हैं पाठकों। इस बार का अंक महत्वपूर्ण है कि सरकार ने एक बड़ा इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज घोषित किया है। लॉकडाउन को चौथे चरण में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस पैकेज के क्या असर होने वाले हैं, इस लंबे लॉकडाउन से भारत ने क्या पाया क्या गवाया, किसको क्या नुकसान हुए, किसको क्या फायदे हुए, इनका पूरा जमीनी आकलन आंकड़ों के साथ इस अंक में आएगा। और इस अंक में हम ये भी बताएंगे कि सरकार की तरफ से ये जो पैकेज डिक्लेयर किए गए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने में कितने कारगर साबित होंगे, और ये जो पूरा व्यापक चुनौती भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रेकडाउन की है, ये क्या यहां से अर्थव्यवस्था वापस खड़ी हो पाएगी, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट, विस्तृत कवर स्टोरी इस बार के इंडिया टुडे हिंदी के अंक में होगी। बढ़िया। अब अर्थात की तरफ फिर से वापस आया जाए। बैंकिंग सेक्टर पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, अर्थात भी कमोबेश वहीं केंद्रित है। सर क्या कहना चाह रहे हैं इस बार के अर्थात में, सर ये किस दिक्कत की ओर इशारा हो रहा है आपका? देखिए, सब कुछ सारी चीजें पूरे के पूरे पैकेज में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर आज तक जो कल तक का जो बड़ा पैकेज करीब 6 लाख करोड़ का पैकेज आया था, और शायद आने वाले समय में भी सारी चीजें सब कुछ सारी चीजें सिर्फ एक जगह आकर केंद्रित हो रही हैं। कर्ज 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 कर्ज, सस्ता कर्ज, एमएसएमई को कर्ज, मॉरिटोरियम, लोन लोन लोन। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जो पूरी तरह डेट और क्रेडिट फिनांस्ड होने वाली है। और ये चुनौती अगर हम आज समझने की कोशिश करें, आमतौर पर सिद्धांत क्या है कि अर्थव्यवस्था हमेशा भविष्य का शास्त्र है, अर्थव्यवस्था आज का शास्त्र नहीं है। आप आज जो कर रहे हैं इसके नतीजे 6 महीने बाद या साल भर बाद क्या आएंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप आज क्या करते हैं। आमतौर पर अगर आज आपकी जेब में पैसा हो और आपको ये पता हो कि कल आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप आज खर्च नहीं करेंगे। जब आपको पता होगा कि कल भी आपको पैसा मिलेगा, कल भी तनख्वाह आएगी, कल भी वेतन मिलता रहेगा, तब आप आज खर्च करना शुरू करेंगे। तो आर्थिक फैसलों को कभी भी हम वर्तमान के संदर्भ में देखना हमेशा हमें भुलावे में डालता है। आर्थिक फैसलों को हमेशा भविष्य के संदर्भ में देखा जाता है कि आज जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका 1 साल बाद, 6 महीने बाद हमारे जीवन पर, हमारी जिंदगी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी खपत पर, हमारी बचत पर क्या असर पड़ने वाला है। आमतौर पर हम उन संदर्भों को समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, और इसलिए सारा का सारा पैकेज हमें एक चुनौतीपूर्ण, संकटपूर्ण भविष्य की तरफ दिखा रहा है। अगर आप अभी इस पूरे पैकेज को ध्यान से सुने, जो आरबीआई ने मॉनेटरी ईजिंग की है, या जो कल 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज एसएमई के लिए डिक्लेयर किया गया है, एनबीएफसी को 30-40 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दी गई है, या 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दी गई है पावर कंपनियों को। और उसके बाद आप आंख बंद करके आज से 6 महीने या साल भर बाद के परिदृश्य पर कल्पना करें एक थोड़ी देर के लिए, तो आपको आज से 6 महीने बाद, 5-7 महीने बाद 3 चीजें होती दिखाई देंगी। एक, आपको देश में बहुत सारे ऐसे हजारों जमाकर्ता दिखाई देंगे जिनकी बचत का रिटर्न मिट्टी हो चुका होगा। वो जो पैसा बाजार में अपने बैंकों में रख रहे होंगे उस पर उनको उतना भी रिटर्न नहीं मिल रहा होगा जितनी उनकी जिंदगी जीने की लागत हो चुकी होगी या महंगाई हो चुकी होगी। दूसरी चीज, भारत के बैंक जो पहले से कर्जों में फंसे हुए हैं, आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद नए कर्जों के संकट में फंस चुके होंगे, करा रहे होंगे, और हो सकता है बैंकों में क्राइसिस का एक बिल्कुल नया विस्फोटक रूप हमारे सामने आए। और शायद हमें ये दिखाई देंगे साल भर बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, कि भारत में लोन घोटाले वापस लौट आए हैं। लोन घोटाले वापस लौट आए हैं। दरअसल हुआ क्या है कि कोविड से जो क्राइसिस आई है, उससे निपटने के लिए सरकार के पास संसाधनों की बुरी तरह कमी है, जिसको हमने आज अभी डिस्कस किया और बताया। तो पूरा का पूरा जो कोविड स्टिमुलस है या कोविड के ब्रेकडाउन से उबारने की पूरी रणनीति है, उसे भारत के एकमात्र सिस्टम पर डाल दिया गया, जो भारत के बैंक्स हैं,
जो आमतौर पर 99% छोटे जमाकर्ताओं की बचत से चलते हैं, उनके ऊपर डाल दिया। और बैंकों को लेकर जैसे 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अभी तक अनाउंस किया गया, जो हमारे सामने अभी के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें अगर आप मान के देखें तो 8 से 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पैसा तो बैंकों के खाते में ही केवल गया है क्रेडिट फाइनेंस के तौर के ऊपर, यानी कि उतने कर्ज उन्हें बांटने होंगे। अब कर्ज को लेकर या बैंकों को लेकर हमारी नीतियों में गहरा अंतर विरोध है, जो हमारे सामने कोविड के सामने आ गया है। अब जैसे गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि हम चीजों को करीब से फॉलो कर रहे हैं। कोविड से पहले भारत में क्या हो रहा था? कोविड से पहले भारत में यह हो रहा था कि भारत के बैंक 9.9 लाख करोड़ रुपए के एनपीए पे बैठे हुए थे, करीब 10 लाख करोड़ के एनपीए पे, जो आज भी बैंकों के बुक में रखे हुए हैं। सरकार जनवरी तक ये प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से बैंक्रप्सी कोड के सहारे कंपनियां जाएं और अपने कर्ज माफ कराएं या खत्म कराएं, और बैंकों को उसमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और उनको हेयर कट लेने पड़े। लोन्स राइट ऑफ किए जा रहे थे ताकि बैंकों की बैलेंस शीट क्लियर हो सके, मेंटेन की जा सके, क्लियर हो सके। ये काम कोविड से ठीक पहले फरवरी तक हो रहा था। रिजर्व बैंक ने इतनी सख्ती की पिछले 1 साल में बैंकों पर फंसे हुए कर्जों को लेकर कि उन्होंने अपने मुनाफे और पूंजी से बड़े पैमाने पर प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि जो कर्ज आप वसूल नहीं सकते हैं, उसके बदले पैसा अपनी बैलेंस शीट में रखिए और उस कर्ज को किनारे करिए, उससे बैंकों के मुनाफे बुरी तरह टूट गए। इसके बजट से बैंकों में पूंजी डाली गई, कर्ज की समस्या इतनी बड़ी थी, इसके बाद भी बात नहीं बनी। तो हमें याद रखना होगा कि भारत में बैंकों का सबसे विराट विलय पिछले साल घोषित किया गया, जिसमें भारत के ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फेंटकर 4-5 बड़े बैंकों में मिलाने की घोषणा कर दी गई। और ये क्यों किया गया था? ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि बैंक बुरी तरह से कर्ज की समस्या में फंसे हुए थे, उनके कर्ज वापस नहीं लौट रहे थे, एनपीए की समस्या थी, और वो विलय आज भी जारी है। यहां तक आते आते क्या हुआ था, फरवरी आते आते क्या हुआ था, कोविड आने से ठीक पहले क्या हुआ था? भारत के सारे बैंक रिजर्व बैंक की सख्ती, घाटे, घोटाले, छापे, इनके कारण कर्ज बांटने को लेकर पूरी तरह सतर्क हो चुके थे, और उन्होंने कर्ज बांटने की प्रक्रिया में इतनी सख्ती लागू कर दी थी कि सामान्य परिस्थिति में लोगों को कर्ज लेना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सरकार का एकमात्र दबाव फरवरी तक ये था कि हमें बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन करनी है। हम ऐसे बीमार और लंगड़े बैंक और डूबते बैंक लेकर आगे नहीं जा सकते। और हमने पीएमसी बैंक का घोटाला देखा, हमने इसी दौरान कोऑपरेटिव बैंक्स को फटते देखा। कोविड से पहले की सुर्खियां क्या थी? कोविड से पहले की आर्थिक सुर्खियां केवल बैंकिंग संकट ही थी, बैंकिंग सेक्टर थी, बैंकिंग संकट थी, केवल बैंकिंग संकट कोविड से पहले की सुर्खियां थी, और सारे कर्ज के संकट थे। अब कोविड के दौरान क्या हुआ? कोविड के दौरान जैसे ही कोविड आया, कोविड के दौरान सबसे पहला काम सरकार आरबीआई ने किया कि कर्ज सस्ता कर दिया। सबसे पहला काम किया आरबीआई ने, कर्ज सस्ता कर दिया। रिजर्व बैंक ने जिस दर पर कर्ज बैंकों को मिलता है, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, वो ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास में सबसे कम रेट पर आ गया, 4.4% पर। इससे सस्ता रेपो रेट आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बाजार में भी जो कर्ज की रेट अलग अलग चीजों के लिए, होम लोन के लिए या कार लोन के लिए या बाकी चीजों के लिए, वो भी 2009 के बाद न्यूनतम स्तर पर आ गई। यानी हम कोविड आते ही भारत में सबसे सस्ते कर्ज, भारत के इतिहास के संदर्भ में सबसे सस्ते कर्ज की परिस्थिति में पहुंच गए, जहां आपको सबसे सस्ती दर पर कर्ज मिलने वाला था। रिजर्व बैंक ने करीब 4 लाख करोड़ रुपए तुरंत सिस्टम में छोड़ दिए। अलग अलग खिड़कियां बनाई, जिसमें म्यूचुअल फंड को पैसा पहुंचाया जाएगा, एनबीएफसी को पैसा पहुंचाया जाएगा, सरकार के बॉन्ड आरबीआई खरीदेगी। 15 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी दवा फेल हो गई। 15 दिन के अंदर, 15 दिन बाद जो आंकड़े रिजर्व बैंक ने जारी किए, उसके हिसाब से ये पता चला कि भारत में बैंक कर्ज की मांग 27 साल के न्यूनतम स्तर पर है। कल वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि बैंक लोन सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन लोग लोन उठा नहीं रहे हैं, लोन ले नहीं। ये बात कल वित्त मंत्री ने स्वीकार की अपने उसमें। रिजर्व बैंक ने जो अलग अलग पैकेज दिए थे एनबीएफसी के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए, उनका 1/3 भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नतीजा ये हुआ सिद्धांत कि 4 मई को बैंकों ने 8.54 लाख करोड़ रुपए, यानी रिजर्व बैंक ने जितनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, जितना अतिरिक्त पैसा बैंकों को कोविड की मारी उद्योग जगत को पैसा देने के लिए दिया था, उसका 2 गुना पैसा रिजर्व बैंक को वापस कर दिया रिवर्स रेपो के जरिए। 8.54 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने रिवर्स रेपो के जरिए रिजर्व बैंक के पास वापस जमा कर दिया, और उससे रिजर्व बैंक से उल्टा ब्याज लेना शुरू कर दिया।
नतीजा यह हुआ कि रिजर्व बैंक को उस रिवर्स रेपो की विंडो पर ब्याज कम करना पड़ा, क्योंकि रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट हिल जाती। 8-8.5 लाख करोड़ रुपए अगर रिजर्व बैंक के सिस्टम में वापस लौटाए और उस पर उनको बैंकों को ब्याज देना पड़े 3.5-4% की दर से, तो रिजर्व बैंक के रिजर्व हिलते हैं, क्योंकि इतना पैसा बैंकों के पास वापस जाने वाला है। यह बात कल वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की थी कि बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं और वो पैसा रिवर्स रेपो के तौर पर रिजर्व बैंक के पास रख रहे हैं। यह भी बात कल वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की थी। इसके साथ ही बैंक क्या हुआ कि राहत पैकेज, जो नया राहत पैकेज आया जिसमें सब कुछ बैंकों के सर पर डाल दिया गया, उससे पहले तक रिजर्व बैंक ने सारे बैंकों से यह कहा कि अगले 1 साल में कर्ज एनपीए बहुत तेजी से बढ़ेंगे, आपको मॉरेटोरियम देने पड़ रहे हैं, लोग कर्ज चुकाने में चूकेंगे, इसलिए आप अपने मुनाफों से और पूंजी से अलग पैसा निकालकर प्रोविजनिंग के लिए रखिए, क्योंकि अगले साल आपको बहुत सारे कर्ज फंसेंगे और उनको वसूलने में दिक्कत होगी, मंदी आ गई है सर पे, क्योंकि सिस्टम बंद। और इसके साथ तो भारत में बैंकों के साथ पहली बार ऐसा हुआ जब रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वो कोई डिविडेंड नहीं देंगे, कोई लाभांश नहीं देंगे, यानी वो सरकार को, और सरकार उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, सरकार को लाभांश नहीं देंगे और जो उनके बाकी निवेशक उनको लाभांश नहीं देंगे। अब क्या हुआ, ये सब परिस्थितियां पिछले 7-8 मई तक ये स्थिति थी। 7-8 मई तक भारत के बैंक ये हिसाब लगा रहे थे कि अगले साल में कितने लोन और डूब जाएंगे, मॉरिटोरियम से कितना नुकसान होगा, अगर मॉरिटोरियम 3 महीने और बढ़ाना पड़ गया तो और कितना ज्यादा नुकसान होगा, हमारे घाटे कहां जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स बैंकों के बता रहे थे कि बैंक बड़े पैमाने पर प्रोविजनिंग कर रहे हैं, उनको घाटे हो रहे हैं। अचानक आउट ऑफ द ब्लू आसमान से एक राहत पैकेज उतरा। और वो राहत पैकेज ये था कि जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आया, उसमें बैंकों से ये कहा गया कि वो एमएसएमई को 3,70,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे, उसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी। पहले इस गारंटी का मतलब समझ ले कि गारंटी का मतलब यह है कि यदि 3,70,000 करोड़ रुपए के लोन एनबीएफसी चुकाने में, एमएसएमई चुकाने में चूक जाते हैं तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार करेगी। हालांकि भारत में डिफॉल्ट रेट करीब 15% के आसपास है, तो इसलिए अगर आप इसका 15% माने तो केंद्र सरकार के बजट पर 15 से 20,000 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा, वो भी उस परिस्थिति में जब ये डिफॉल्ट, पहले ये लोन बांटे जाएं फिर डिफॉल्ट हो तब। पहले लोन बांटे जाएं और फिर डिफॉल्ट हो, उसके बाद ये पैसा जाएगा। तो जो 3,70,000 करोड़ की राशि आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली बजट में इसका इंपैक्ट 15 से 20,000 करोड़ रुपए आएगा अगर हम 15% के बेसिक डिफॉल्ट रेट को ले लें जो बैंकिंग सिस्टम में मौजूद है इस समय। यह भी कहा गया, सरकार ने यह भी कहा कि जो घटिया एनबीएफसीज हैं, जो खराब एनबीएफसीज हैं, जिनको कोई बैंक कर्ज नहीं दे रहा है क्योंकि वो डूब रही हैं, उनके कर्ज फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार की गारंटी पे कर्ज दिया जाएगा। 30,000 करोड़ की गारंटी उनको देगी। यानी कि जो हाई क्वालिटी रेटेड बॉन्ड वाली एजेंसी एनबीएफसीज हैं, जिनके AAA रेटेड बॉन्ड हैं, उन्हें छोड़कर जो खराब रेटिंग वाले हैं, यह भी वित्त मंत्री ने माना कि बैंक इन एनबीएफसीज को कर्ज नहीं दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि बैंक इन एनबीएफसीज को अगर कर्ज नहीं दे रहे हैं तो बैंक मान रहे हैं कि पैसा डूब जाएगा, तब कर्ज नहीं दे रहे हैं, तो सरकार उनको कर्ज क्यों दिलवाना चाहती है? वो किसका पैसा डूबने वाला है? वो तो डिपॉजिटर्स का पैसा डूबने वाला। पर कल सरकार ने कहा कि नहीं, हम इनको कर्ज दीजिए, बैंक हम सरकार की तरफ से गारंटी देंगे। इसके साथ पावर सेक्टर को कर्ज दिलवाया गया। कल बैंकों से यह भी कहा जाएगा, आप देखिएगा, कल बैंकों से यह कहा जाएगा कि आप एविएशन सेक्टर को बेल आउट करिए, उसके कर्जे रोक दीजिए, आप रिटेल सेक्टर को बेल आउट कीजिए, मॉल्स को बेल आउट करिए। इसके साथ बड़े पैमाने पर बैंक इस समय क्या कर रहे थे? बैंक इस समय इस राहत या कर्ज बांटने की व्यवस्था के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि उन्हें अगले 1 साल तक कितने मुकदमे लड़ने होंगे, क्योंकि फोर्स मेजोर आने के बाद या एक्ट ऑफ गॉड आने के बाद देश का हर पर्सन जिसने बैंक से कर्ज ले रखा है, वो बैंकों का उसको कर्ज वापस करने पर सवाल उठाएगा। वो कहेगा कि लॉकडाउन हमने नहीं किया, सरकार ने किया है, कि आप कर्ज की वसूली क्यों कर रहे हैं? जब आप मॉरिटोरियम दे रहे हैं तो मॉरिटोरियम। और इसके फोर्स मेजोर पर एक बड़ा डिबेट, बड़ी लिटिगेशन शुरू हो रहे हैं। इस बार के इंडिया टुडे के अंक में हमने इस पर पूरी स्टोरी भी की है कि ये फोर्स मेजोर कैसे प्ले आउट हो रहा है, एक्ट ऑफ गॉड कैसे प्ले आउट हो रहा है और इसका किस उद्योग पर क्या असर पड़ने वाला। तो बैंक तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमने एक शॉपिंग मॉल वाले को लोन दे रखा है, शॉपिंग मॉल वाले ने शॉपिंग मॉल बनाने के बाद एक बड़े रिटेल ब्रांड को अपनी दुकान किराए पर उठा दिए। उस रिटेल ब्रांड ने कहा कि साहब दुकान बंद हो गई, हम किराया पे नहीं करेंगे, क्योंकि दुकान हमने नहीं बंद की, सरकार ने लॉकडाउन में बंद कराई। तो अगर वो किराया पे नहीं करेगा तो शॉपिंग मॉल वाला अपना कर्ज वापस बैंक को कैसे पे करेगा? तो बैंक के पास क्या कहेगा?
वो बैंक के पास जाएगा, कहेगा कि साहब हमारा किराएदार हमको किराया नहीं दे रहा है, तो आप कर्ज की किस्त लेना बंद करो हमसे। साइकिल में सारे फंसे रहेंगे एक तो दूसरे के। तो बैंक इस साइकिल से निपटने की तैयारी कर रहे थे। उनको ये दिखाई दे रहा था कि बड़े पैमाने पर उन्हें मुकदमे लड़ने पड़ेंगे। तो यहां इस बीच में सरकार एक राहत पैकेज ले आई। अब आप दिलचस्पी देखिए कितना अंतर विरोध और असंगति जो हमें समझना पड़ेगा और नीतियां कहां ले जाती हैं। 1 महीने पहले तक सरकार बैंकों से यह कह रही थी कि उद्योगों को से जो कर्ज की वसूली है उसे रोक देना चाहिए। 3 महीने के लिए उनसे कर्ज वसूल मत करिए, उनकी किस्तें टाल दीजिए, उन्हें मॉरिटोरियम दीजिए। और 1 महीने बाद आप उन्हीं उद्योगों से वो ये कह रही है कि वो नया कर्ज लेने लगे। 1 महीने पहले आप मुझसे कह रहे थे कि आपके ऊपर जो कर्ज बकाया आप 3 महीने तक पे मत करिए, क्योंकि आप 3 महीने तक आगे पे नहीं कर पाओगे, लॉकडाउन चल रहा है, आपका कारोबार धंधा बंद हो गया है। और 1 महीने बाद आप हमसे कह रहे हो कि आप नया कर्ज ले, नया लोन ले लो। पिछले ये कोई भी उद्योग या आप या हम कोई भी सामान्य व्यक्ति ये सोचेगा कि हमें पहले पिछला चुकाने की व्यवस्था करनी कि हम नया कर्ज ले लेंगे। अब आज की स्थिति क्या है सिद्धांत, ये समझना जरूरी, क्योंकि बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाले 6-8 महीनों में हमारे सर पर जब फटेगी तो हमें समझ में आएगी। इस समय मार्च 2020 तक भारत के सिस्टम में करीब 53.8 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्ज बटा हुआ था। 93.8 लाख करोड़ का टोटल बैंक कर्ज सिस्टम में बटा हुआ है। इसमें 56 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगों पर है। 56 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगों के पास है जिसमें कि 83% हिस्सा जो है वो सारी लार्ज इंडस्ट्री पे आता है। 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास खेती पर है और 26 लाख करोड़ के पर्सनल लोन है, जो ऑटो, होम, कंज्यूमर, एजुकेशन लोन आते हैं। छोटे उद्योग ध्यान देना जरूरी है। जिन छोटे उद्योगों के लिए कल 3,70,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी की घोषणा की गई है, जिन्हें सरकार ढकेल कर दोबारा कर्ज लेने के लिए बैंकों के पास भेज रही है, सिद्धांत वो 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बकाये में अभी खड़े हुए हैं। और फरवरी तक वो सरकार से ये मांग रहे थे कि हमारे लोन रिस्ट्रक्चर करा दीजिए, हमारी लोन की वसूली रुकवा दीजिए, हमारी कर्ज की वसूली वापस करा दीजिए, क्योंकि अभी हम आने वाले समय में कोई मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, हम लंबी मंदी झेलते चले आ रहे हैं। 2 साल से हम कर्ज पे नहीं कर पाएंगे और उनके कर्ज की पे ब्याज दर काफी ज्यादा है। अब आप सोचिए कि जो उद्योग सामान्य परिस्थिति में, सामान्य मंदी में कर्ज को चुकाने की समस्या से परेशान थे, अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग मांग रहे थे, वो आज इस अनिश्चित भविष्य में नया लोन लेने क्यों जाएंगे? नया लोन लेने क्यों जाएंगे जब उन्हें पता ही नहीं कि अगले 6 महीने डिमांड निकलेगी कि नहीं निकलेगी, दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, सिस्टम काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो नया लोन लेने कैसे जाएंगे? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, कर्ज के मामले में जो बड़ी कंपनियों का इसका पूरा ढांचा है वो 2 हिस्सों में बट गया है। जो अच्छी साख वाली कंपनियां हैं, बैंकों की मुश्किल क्या है? बैंकों की सबसे बड़ी मुश्किल है कि जो अच्छी साख वाली कंपनियां हैं वो अब कर्ज ले ही नहीं रही है। इस पूरे कोविड के दौरान रिलायंस ने अपनी इक्विटी बेच के 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वापस करने की तैयारी कर ली। रिलायंस जो भारत की सबसे बेहतर साख वाली कंपनी है, जिसके ऊपर करीब 1,53,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसने ये लक्ष्य रखा है कि अगले 1 साल में वो डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। यानी अगले 1 साल में वो अपना सारा कर्ज खत्म कर देगी। 1,53,000 करोड़ का कर्ज अगर रिलायंस अपने सिस्टम से खत्म कर देगी तो बैंकों को कितना नुकसान होगा जिन्हें इस पर ब्याज मिलता था। तो जो अच्छी साख वाली कंपनियां हैं, उन्होंने कर्ज के संकट को देखकर पिछले साल फरवरी-जनवरी से डीलेवरेजिंग शुरू कर दी है, कर्ज खत्म करना शुरू कर दिया, अपनी एसेट्स बेच के, अपनी इक्विटी बेच के, अपने सिस्टम्स में खर्चे बचा के कर्ज से मुक्ति की व्यवस्था शुरू कर दी है। और जो बहुत खराब साख वाली कंपनियां हैं वो तो कर्ज में दबी हुई है, वो तो वसूली रोकने की मांग कर रही है, वो तो बैंक्रप्सी कोर्ट में जाके ये अपील कर रही है कि साहब हमारी कंपनी बिकवा दीजिए, हमारा सामान बिकवा दीजिए, हमारी जमीन बिकवा दीजिए और अपना कर्ज वसूल लीजिए। और उतना भी पैसा उनके पास उस एसेट से नहीं निकल रहा है तो बैंकों को हेयर कट लेने पड़ रहे हैं। यह है कर्ज का कारपोरेट वाला हिस्सा। अब ऐसी परिस्थिति में जबकि आप 0% ग्रोथ पर बैठे हुए हैं, अगले 1 साल में कारोबार को लेकर हमारे सामने गहरी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, तो नया कर्ज कौन लेने जा रहा है? इस परिस्थिति में नया कर्ज कौन लेने जा रहा है? कौन ये रिस्क लेगा कि वो अपने पिछले कर्ज के ऊपर एक नया कर्ज ले ले? जबकि हम 2012 से लगातार भारत में ट्विन बैलेंस शीट्स की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जिसको हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि एक तरफ कंपनियों की बैलेंस शीट में कर्ज है और दूसरी तरफ वही कर्ज बैंकों की बैलेंस शीट्स में है, बैंकों की बैलेंस शीट में भी। वो ये इसको हम ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम कहते हैं। और पिछले 5 साल से सरकारें इस कोशिश में लगी हुई हैं कि इसे किसी तरह से हल किया जा सके, अभी वो हल नहीं हो पाया। अब आइए पर्सनल लोन के ऊपर। बेकारी है, वेतन में कटौती है, लोगों की तनख्वाहें कट रही हैं, उसके बाद
कौन आदमी कार और ऑटोमोबाइल का लोन लेने अभी निकल पड़ेगा? बैंकों से बात करिए, अगर आप जिन बैंकों से मैं पिछले दिनों से बात कर रहा हूं, उनका तो डर ये है कि मॉरिटोरियम के बाद भी अगले 6 महीने में बहुत सारी किस्तें टूट जाएंगी। अगर आप इंडस्ट्री पर रिपोर्ट्स जो आई हैं पिछले 1 महीने में, उन्हें ध्यान से देखिए तो सबने ये कहा है कि रिटेल लोन्स के डिफॉल्ट शुरू होने वाले हैं। भाई, जिसकी नौकरी चलेगी वो अपने हाउसिंग लोन की किस्त कैसे चुकाएगा, वो अपने कार लोन की किस्त कैसे चुकाएगा? तो डिफॉल्ट शुरू होने वाले हैं। तो हम कोविड से पहले कहां खड़े थे? कोविड से पहले हम बैंकों को कर्ज की समस्या से उबरने का रास्ता दिखा रहे थे। कोविड के बीच में हम अचानक कर्ज सस्ता करके उनको कर्ज देने के लिए पुश करने लगे, और राहत पैकेज में हमने वापस बैंकों से यह कह दिया कि जो कर्ज में फंसे हुए पूरा समुदाय है, मिडिल क्लास कर्ज में डूबा हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर्ज में डूबी हुई है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कर्ज में डूबी हुई है, बैंक मैनेजर आप उसे भूल जाओ, आप जाओ और उसको नया कर्ज दे के आओ, क्योंकि उसे इसका अब है क्या कि बैंकों को यह पता है कि इस मंदी के बीच जो वो लोन दे रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे इतनी जल्दी। जब सामान्य परिस्थिति के लोन नहीं आए, जब 6-7%, 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी सिद्धार्थ, जब लगातार प्रॉब्लम चल रही थी उसमें नहीं आए, अब क्या? जब लोन वापस नहीं आए तो अब इस समय 0% की ग्रोथ रेट के ऊपर जो आदमी कर्ज लेगा वो उसको क्या धंधा मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा, और कर्ज कैसे वापस करेगा? तो इसका कुल नतीजा क्या हुआ? कुल नतीजा यह हुआ कि भारत का जो सामान्य डिपॉजिटर था, जमा करता था, वो अधमरा हो गया। ब्याज दर कम करने के चक्कर में, लोन का फ्लो बढ़ाने के लिए, कागजों पर लोन का फ्लो बढ़ाने के चक्कर में बैंकों ने अपने बचत पर और एफडी पर ब्याज दरें बुरी तरह गिरा दी। बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले 90% लोग वो हैं जो बैंकों में पैसा रखते हैं, और जो पैसा रखते हैं उसमें से बहुत कम लोग बैंकों का कर्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बैंक में पैसा जमा के लिए रखते हैं। एफडी पर रेट्स लगातार घटते चले गए। एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसने पिछले 4 महीने में 3 बार एफडी के रेट कम किए। आज स्थिति यह है कि बचत बैंक पर, जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है, जहां आप या हमारा या बाकी लोगों का पैसा रखा रहता है, वहां जो ब्याज दर है वो 2.5-3% के आसपास है, और महंगाई दर भारत में 6% के आसपास है। यानी आपकी जिंदगी जीने की लागत जिस गति से बढ़ रही है, जिस दर से बढ़ रही है, आपके बैंक की बचत पर रिटर्न उसका आधे से भी कम है, यानी आप निगेटिव रिटर्न में हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोन तो बटेंगे नहीं, लोन इतनी जल्दी कोई लेने नहीं आएगा, ना बैंक अब जोखिम उठाएंगे लोन देने का, ना इंडस्ट्री नया लोन लेने का जोखिम लेगी क्योंकि वो तो लोन से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन डिपॉजिटर्स जो बैंक का सबसे बड़ा बेस है, जिनकी पूंजी बैंकों में रखी है, उनके लिए तो फाइनली हम कहां आकर खड़े हो गए? फाइनली हम आकर खड़े हो गए 3 चीजों पर। एक जगह हम यहां खड़े हो गए हैं जहां हम डिपॉजिटर्स, जो बैंकों का सबसे बड़ा बेस है, उनके पास उनकी बचत टूटेगी, क्योंकि वैसे भी उनकी कमाई और उनके रोजगार में कमी आ रही, तो उनको जो बचतों पर रिटर्न आ रहा था वो भी कमजोर हो जाएगा। दूसरी तरफ बैंक अगर बाय फोर्स कर्ज बांटने के लिए प्रेरित किए जाएंगे तो उनके एनपीए बढ़ेंगे। एक बैंक मैनेजर ने कल मुझसे कहा कि हम लोग आग से खेल रहे हैं, ये जो कर्ज हम बंटवाएंगे इस समय, ये वापस कैसे आएंगे मैं पता नहीं है, क्योंकि इस मंदी में कर्ज वापस करने कौन आएगा? और तो बैंकों में एनपीए बढ़ेंगे, जो फाइनली बाद में हमको बजट से उन्हें फिनांस करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जब सरकारें लोन मेले लगवाती हैं, जबरन लोन देने की कोशिश करती हैं, तो भारत का इतिहास बताता है कि बड़े पैमाने पर लोन स्कैम्स होते हैं, लोन घोटाले होते हैं, राजनीतिक दखल शुरू होता है, अपने चहेतों को लोन दिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और उसके बाद लोन स्कैम होंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो निकोलस नसीम तालेब कहते थे, जिन्होंने ब्लैक स्वान की थ्योरी दी थी, वो ये बात कहते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कर्ज संकट का समाधान नया कर्ज नहीं हो सकता। आप जिस चीज से बीमार हैं उससे और बीमार करके आपको ठीक नहीं किया जा सकता। नहीं ठीक कर सकते। कोविड से पहले तक भारत की जो इकोनॉमी का फंडामेंटल बेसिक सबसे बड़ा संकट था, वो तो डेट का ही संकट था, कर्ज का ही संकट था। कंपनियों के खाते में कर्ज, बैंकों के खाते में कर्ज, मिडिल क्लास के क्रेडिट कार्ड का कर्ज, होम लोन का कर्ज, सरकार के खाते में कर्ज, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में कर्ज, पूरे सिस्टम में कर्ज ही कर्ज था। और हम आज जब कर्ज से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब सडनली कोविड के सहारे हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ भेजे जा रहे हैं जहां हम नया कर्ज लेने वाले हैं। तो मुझे एक तुलसी का दोहा याद आता है। अच्छा है ये अयोध्या कांड का प्रसंग है और बहुत अद्भुत दोहा तुलसी ने लिखा है। अयोध्या कांड का प्रसंग है। अयोध्या कांड में जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है और
भारत लौट कर आते हैं और हम्म। अंतिम क्रिया करने के बाद जब समाज और बाकी उनसे लोग कहते हैं कि आप अब राजा बन जाइए, आप हम्म। सम्राट बन जाइए, क्योंकि सारा कुछ आयोजन इसीलिए था और इसीलिए राम को वन जाना पड़ा, इसीलिए दशरथ की मृत्यु हुई। तो भारत एक एक दोहा बोलते हैं वहां पे। वो दोहा हम्म। हमारे लिए बहुत दिलचस्प है इस समय समझना, भारत की बैंकिंग सिस्टम में, अपनी बचतों के संदर्भ में, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। वो दोहा है कि ग्रह ग्रहित पुनि हम्म। बात बस, ग्रह ग्रहित हाँ। पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। हम्म। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। ताहि हाँ। पियाई वारुणी, कहु हाँ। काह उपचार। इसका अच्छा। मतलब यह है कि कोई एक आदमी हो जिसके ग्रह हाँ। नक्षत्र खराब चल रहे हो, हाँ। उसके ऊपर पिशाच भूत लगे हों या उसके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हो, उसके बाद उसे वात रोग भी हो, इस हाँ। बीच में उसे बिच्छू भी काट खाए, इस हाँ। बीच में बिच्छू भी काट खाए, और उसके बाद ये कहो कि तुम बेटा थोड़ी सी दारू पी लो तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, हाँ। हो जाएगी। तो लगभग हम उस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरा सिस्टम जिस समस्या से, कर्ज की जिस समस्या से, बचते टूटने की जिस समस्या से, रिटर्न कम होने की समस्या से, फंसे हुए कर्ज की समस्या से में फंसा हुआ है, हम वापस वहां ले जाकर उन्हीं चीजों से उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसकी एक्चुअली बीमारी की जड़ थी, वास्तविक बीमारी की जड़ थी। इसलिए हमें बेहद सतर्क रहना पड़ेगा, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने, साल भर बाद भारत के बैंकिंग सेक्टर का परिदृश्य क्या होने वाला है, और वो परिदृश्य गहराई से चिंताजनक हो सकता है। ये हमें कोविड के इस दौर में में समझना जरूरी है। अर्थव्यवस्था हमेशा, मैं फिर कहता हूं, अर्थव्यवस्था हम्म। हमेशा भविष्य का शास्त्र है। हम्म। वर्तमान में जो हो रहा है वो उतना मूल्यवान नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 6 महीने बाद आपकी नौकरी के लिए, आपके वेतन के लिए, आपकी बचत के लिए, आपके बैंक के साथ क्या होने वाला है, इस पर निगाह रखना हमारी जरूरत है। हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर यहाँ पे कि जो बिजनेस स्ट्रक्चर होगा, एमएसएमईज को लोन प्रमोट करने की बात हो रही है, तो बिजनेस स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या ऐसा हो सकता है या ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिजनेस स्ट्रक्चर सॉलिड बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोग एमएसएमईज में और इस पूरे लोन के पूरे का जो कुचक्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें इसलिए उतर पड़ेंगे क्योंकि कुछ नया आजमाना है, सरकार लोन दिलवा रही है, बैंकों से तो ले लेना है। ये जोखिम है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, जो हम्म। ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सीरियस बिजनेस प्लान नहीं है, वे राजनीतिक दबाव के जरिए, राजनीतिक कनेक्ट के जरिए जरिए बैंकों से लोन लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समझदारी देखिए, अगर आप बैंक मैनेजर की सीट पर बैठे हो, आप बैंकिंग कुछ भी ना जानते हो, और आपको दिखाई दे रहा हो कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 0% रहने वाली है, तो आप किसी भी बिजनेस के प्रोजेक्शन को कैसे स्वीकार करेंगे? अगर वो बिजनेस आपके सामने आकर रखता है, कंपनी आपके सामने आती है और कहती है साहब अगले 1 साल के अंदर हमारा बिजनेस 15% ग्रो करेगा, तो आप उससे पूछेंगे हम्म। कि इकोनॉमी तो 0% ग्रो करेगी, तुम्हारा बिजनेस 15% कैसे ग्रो करेगा? लोगों की हम्म। खपत, डिमांड। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि जब राजनीतिक दबाव के कारण लोन बढ़ाए जाते हैं, तो बहुत सारी नकली कंपनियां आएंगी, वो लोन लेना शुरू करेंगी, और फिर उसके बाद वो लोन फंस जाएंगे। बैंकों का सबसे बड़ा डर यही है कि लोन हमेशा हम्म। अर्थव्यवस्था, बैंकर और क्रेडिटर के बीच विश्वास का सौदा होता है। और उस विश्वास को नापने के दर्जनों पैमाने होते हैं। हो सकता है आपको जिस ब्याज दर पर लोन मिले, आपके आपके पड़ोसी को उस ब्याज दर पर लोन कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम्म। आपकी अपनी ताक होगी, आपके अपने अपनी अपनी जरूरतें होंगी, आपका अपना हम्म। फाइनेंशियल प्रोफाइल होगा। तो यहां यह रिस्क है। दूसरी चीज ये कि जो नॉमेनक्लेचर बदला गया, यह जो परिभाषा बदली गई, या जो सीमा बढ़ाई गई, ये सिर्फ सीमा इसलिए बढ़ाई गई है कि इनकी लोन की एलिजिबिलिटी बेटर हो जाए। मान लीजिए 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए की कंपनी की लोन की एलिजिबिलिटी कम होगी, तो अगर वो बड़ा निवेश करना चाहती है तो वो लोन ले लें। ये बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम्म। अभी ये कहना मुश्किल है। 100 करोड़ के आसपास की कंपनी तो मिड साइज कंपनी है। 100 करोड़ के आसपास की कंपनियों में तो कम से कम 15, 20, 25 लोगों को रोजगार, 30 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये परिभाषा हम्म। बदलने से कई सारी कंपनियों को, कई सारी जेन्युइन कंपनियों को लाभ भी होगा, जो अपने 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 को एक्सपेंशन करना चाहती हैं, अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर उनके पास 1 यूनिट है तो उसे 2 यूनिट में ले जाना चाहती हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी करना चाहती हैं। लेकिन जो अभी का परिदृश्य है, इकोनॉमी में स्लो डाउन का परिदृश्य है, उसमें ये कैसे डिमांड को पुल करेगा, कैसे कंपनियों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि उत्पादन करने आए, ये केस बाय केस निर्धारित होगा। हर अर्थ हर आर्थिक क्षेत्र के आधार पर निर्धारित होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए एक चीज हम जोड़ें, तो आप अगले सवाल पर आएंगे। भारत में सबसे ज्यादा एमएसएमई सर्विसेज सेक्टर में है।
सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर 60% के आसपास जीडीपी में हिस्सा है, और 60% ही 65% एमएसएमई सर्विस सेक्टर में है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद होने वाला सर्विसेज सेक्टर ही है। सर्विस सेक्टर तो सारा सर्विसेज सेक्टर, चाहे आप रिटेल को देख लीजिए, चाहे आप लॉजिस्टिक्स को देख लीजिए, चाहे आप होम सर्विसेज देख लीजिए, चाहे आप कार रिपेयरिंग देख लीजिए, सारा सर्विसेज सेक्टर है। अब सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां अपने बिजनेस प्लान जो तैयार करेंगी वो आने वाले समय में कमजोर और मंदी को सामने रखकर तैयार करेंगी। तो क्या वो लोन लेने जाएंगी? क्या वो इतना रिस्क ले पाएंगे कि उनके पास जो पिछला लोन है उसे वो कंटिन्यू रखते हुए एक नया लोन बाजार से उठा लें और अपना कारोबार शुरू कर सकें? इसलिए इसका कोई एक सेट, पूरे देश का कोई सिंगल फॉर्मेट नहीं है। ये हर उद्योग पर, हर बाजार पर, हर क्षेत्र पर, दिल्ली की कंपनी हो सकता है थोड़ी ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में हो, पर अगर आप छोटे शहर की कंपनी के पास चले जाएं तो वो कम रिस्क लेने की स्थिति में होगी, क्योंकि वहां कारोबार नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा इसमें। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर बात करें, फिर कारोबार और पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर फिर बैंकिंग सेक्टर पहले ही से दबाव में था, परेशानी में था। मतलब केंद्र सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम थी मुद्रा योजना, वहां से कितने सारे एनपीए निकले, पैरेलली कई सारे लोन जो बांटे बैंकों ने, वहां से एनपीए निकले। अब तो फिर से ये अंदेशा है कि बैड लोन बढ़ेंगे इस पूरे एमएसएमई को जो बूस्ट देने की कोशिश है सरकार की। तो अल्टीमेटली प्रेशर तो बैंकों की बैलेंस शीट मेंटेन करने का प्रेशर जो तो टैक्स पेयर के ही पैसे पे आएगा फिर से। यही मैंने आपसे कहा ना कि बैंकों यही अर्थात का मुख्य विषय है कि आप बैंकों को लगातार वो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो उन्हें आप 6 महीने पहले करने से रोक रहे थे। फरवरी तक आप उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे कि नहीं, आप खराब एनबीएफसीज को लोन मत दीजिए, आप जिन कंपनियों की साख अच्छी नहीं उनको लोन मत दीजिए, जिनके बिजनेस प्लान फेल हो रहे हैं उनको लोन मत दीजिए। आप इस तरीके से बैंक अगर डूबने लगेंगे तो हम कहां से फिनांस करेंगे? आप बैड बैंक बना दीजिए, बैंकों के कर्ज कम कराने की कोशिश करिए, और 1 महीने बाद आप उनसे वही करने के लिए कह रहे हैं। तो बैंक वैसा, 2 ही स्थितियां बनती हैं, या तो बैंक ऐसा करेंगे नहीं जैसा उन्होंने पिछले 1 महीने में नहीं किया। पिछले 1 महीने में आरबीआई की इतनी कोशिश के बाद भी बैंकों ने कर्ज आगे नहीं बांटे और 8 लाख करोड़ रुपया, जैसे मैंने बताया कि वापस आरबीआई को वापस कर दिया और उस पर इंटरेस्ट रेट ले लिया। या अगर बैंक ऐसा करेंगे तो वो राजनीतिक दबाव में करेंगे, उन्हें फोर्स किया जाएगा। तब यह होगा कि कोई स्थानीय नेता, कोई स्थानीय व्यापारी मिलकर बैंक को दबाव बनाएंगे और बैंक से लोन ले लेंगे। वैसी परिस्थिति में हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां की बैंकों का जो बिजनेस को इवेल्युएट करने का प्रोसेस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो पीछे चला जाएगा, और उसकी जगह राजनीतिक दबाव में लोन बांटे जाएंगे और बाद में वो लोन डिफॉल्ट होंगे, वो एनपीए क्रिएट होंगे। मुद्रा लोन में क्या समस्या हुई? मुद्रा लोन में जो जेन्युइन मुद्रा लोन लेने वाले लोग थे वो बहुत छोटे थे। मुद्रा लोन में बाजार में बड़े पैमाने पर एनपीए ऐसे बने कि बहुत सारे लोग लोन ले गए, उन्होंने कोई कारोबार बिजनेस शुरू नहीं किया या वो शुरू नहीं कर पाए और बाद में वो एनपीए क्रिएट हो गए। यही तो समस्या भारत की बैंकिंग में 2006, 7, 8, 9 से चलती चली आ रही है कि बैंकों पर को दबाव में लोन देने के लिए प्रेरित किया जाता है, लोन मेले लगाए जाते हैं, फोर्स किया जाता है, और बाद में कंपनियां डिफॉल्ट हो जाती हैं। तो आज की स्थिति में डिफॉल्ट होने का खतरा सिद्धांत और किसी भी कालखंड में भारत के आर्थिक इतिहास में डिफॉल्ट होने के खतरे से कम 1000 गुना ज्यादा है। सामान्य परिस्थितियों में जब भारत में कंपनियां डिफॉल्ट हो रही थी, लोन नहीं पे कर पा रही थी, जब आर्थिक विकास दर गिर रही थी 5-6%, 7% पे थी, तो आज की स्थिति में तो जो चलते हुए बिजनेस है वो डिफॉल्ट हो रहे हैं। जब कोई उत्पादन नहीं, तो डिफॉल्ट होने का रिस्क या बैंकों के कर्ज चुकाने का रिस्क तो पिछले सालों से कई 100 गुना ज्यादा है। और इसीलिए तो सरकार ने मॉरिटोरियम दिया है, इसीलिए तो लोन के कर्ज की वसूली रोकी है। तो आप असंगति देखिए कि 1 महीने पहले आप कहते हैं मॉरिटोरियम ले लीजिए और 1 महीने बाद कहते हैं कि आप नया लोन ले लीजिए। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे सिस्टम में चल सकती? बैंकिंग मैनेजर या बैंकिंग सीईओ और बैंकिंग सिस्टम इसे समझ ही नहीं पा रहा है कि दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए। हाँ, अच्छा, एमएसएमई के स्ट्रक्चर में जो एक ये नए तरीके से परिभाषित किया गया है कि अगर आप आउटग्रो भी कर लेते हैं, अपने विस्तार भी देते हैं अपने एमएसएमई को, तब भी आप एमएसएमई में ही गिने जाएंगे, एमएसएमई में टैग नहीं छिनेगा। तो मतलब कि जो 5 करोड़ की कंपनी है, क्या उस पर भी वही फाइनेंशियल कंडीशंस लागू होंगी जो 500 करोड़ की कंपनी पर है? क्योंकि बैंक तो एक तुलनात्मक रूप से देखते हैं, कई मौकों पर लोन देते समय इन सब मौकों पे तुलनात्मक रूप से देते हैं। बैंकिंग का इतिहास भी है कि वो बड़े प्लेयर्स को लोन देते हैं, अक्सर जो बड़े प्लेयर्स लोन चुकाने में चूक जाते हैं। देखिए, बड़े प्लेयर सिद्धांत, बड़े प्लेयर्स
कैसे नापे जाते हैं? बड़े प्लेयर्स नापे जाते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट के आधार पर, बड़े मार्केट के आधार पर, बड़े टर्नओवर के आधार पर। तो टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाकर अगर इन्वेस्टमेंट की लिमिट कर दिया जाए, मान लीजिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है और आपको आज ये एमएसएमई के दायरे में रहते हुए आपकी लिमिट 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट की हो जाए, तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सिद्धांत 100 करोड़ पूरा बैंक थोड़ी देगा। अगर आप 100 करोड़ की कंपनी बनना चाहते हैं तो प्रमोटर को भी तो 50 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ डालने होंगे ना, तब 100 करोड़ की कंपनी। ऐसा थोड़ी होगा कि 100% डेट फिनांस हो जाएगी भाई। डेट इक्विटी रेशियो कुछ होगा ना, 70-30 का डेट इक्विटी रेशियो होगा, इंडस्ट्री के हिसाब से 40-50 का डेट इक्विटी रेशियो होगा, किसी 40% प्रमोटर की इक्विटी होगी और 50% की। तो प्रमोटर भी तो जाकर मेज पे रखेगा कि साहब हम 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, ये रहे हमारे 50 करोड़, 50 आप दीजिए दीजिए दीजिए। तो ये देखना, ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत सहज है कि 100 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, पर 100 करोड़ की कंपनी क्या बैंक के कर्ज से बन जाएगी? 100 करोड़ की कंपनी के लिए बिजनेस प्लान होना चाहिए, 100 करोड़ की कंपनी के लिए प्रमोटर्स के पास भी तो पैसा होना चाहिए 100 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए। यहाँ दो वजह। दूसरी चीज है कि एमएसएमई की जो परिभाषा है, एमएसएमई का जो मूल्यांकन है, वो अलग अलग कानूनों के तहत अलग अलग है। बैंकों के तहत बिल्कुल अलग है, एमएसएमई के नियम के तहत बिल्कुल अलग है। अभी जीएसटी के तहत इन कंपनियों को कैसे आंका जाएगा, क्योंकि जीएसटी में एमएसएमई की जो छूट सीमा है वो 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर की है। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकती हैं। राज्यों में जो वैट से छूट मिलती है, जो वैट में रियायतें मिलती हैं, वहां एमएसएमई की सीमा अलग से दी गई है। तो ये अब कंफ्यूजन है कि कई सारे अलग अलग कानूनों की जगह के अंदर में अंडर एमएसएमई की अलग अलग सीमाएं तय हैं। तो ये कह देना कि 100 करोड़ की कंपनी बहुत आसान है, पर 100 करोड़ की कंपनी बनेगी कैसे? 100 करोड़ की कंपनी में 100 करोड़ बैंक थोड़ी लगाएगा 100 करोड़ की कंपनी को बनाने 100 करोड़ का बिजनेस प्लान होगा, 100 करोड़ के लायक एसेट्स होंगी, 100 करोड़ के लायक मशीनरी होगी, 100 करोड़ के लायक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और फिर प्रमोटर का भी तो रिस्क होगा, प्रमोटर भी तो रिस्क होगा। अच्छा सर, इन्होंने कहा है कि 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स होंगे उसमें ग्लोबल प्लेयर्स हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ, और इसमें एमएसएमई के स्ट्रक्चर तो वहां पर ग्लोबल प्लेयर्स हिस्सा नहीं लेंगे 200 करोड़ तक टेंडर्स में, बिडिंग में। और मेरा तो सवाल यही है कि एमएसएमई की स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो एमएसएमईज बड़े ग्लोबल प्लेयर से कैसे डीलिंग करेंगी, वहां पे उनका कैसे कंपटीशन रहेगा? और ग्लोबल प्लेयर्स नहीं आएंगे 200 करोड़, क्योंकि एक मीडियम अमाउंट है जहां पे अधिकतर फ्लोटिंग कंपनीज फ्लोट कर रही हैं इंडिया की। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आगे चलकर? ये देखिए, ये हमें देखना होगा कि कैसे प्ले आउट होता है, और टेंडर किस प्रोडक्ट का, किस सर्विस का है। वो टेंडर अगर ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सर्विसेज का है जो भारत में बनते ही नहीं है, तो आपको थोड़े समय के बाद सप्लाईज लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को लाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा कोविड के दौरान, हमने पहले कहा कि हम सारी टेस्टिंग किट डोमेस्टिकली प्रोक्योर करेंगे, फिर नहीं आई। पीपी किट डोमेस्टिकली प्रोक्योर करेंगे, फिर नहीं आई। उसके बाद फिर बाहर ग्लोबल टेंडर करने पड़े और बाहर से पीपी किट और बाकी सामान मंगवाना पड़ा। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद है कि आपने कह दिया कि ग्लोबल टेंडर अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जो सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो अगर भारत में बनती होंगी तभी तो एमएसएमई सप्लाई करेगा। और अगर भारत का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है उनकी जरूरत अगर होगी तो उसको बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो ये कैसे प्ले आउट होता है, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, और ये किस चीज के लिए होता है, कौन सी चीजों के लिए होता है। ठीक है, अगर आप पानी की बोतल खरीदना चाहती है सरकार सरकारी दफ्तरों में लोगों के पानी पिलाने के लिए, तो ग्लोबल कंपनियां आती भी नहीं है उसमें ब्रीड करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि वो डोमेस्टिक कंपनियों को कंपटीशन नहीं दे सकती लॉजिस्टिक्स में, कास्ट में। ग्लोबल टेंडर में वही कंपनियां आती हैं जो आपके डोमेस्टिक प्राइस लेवल से, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी लेवल से कॉम्पिटिट कर सकती है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट खरीदना होगा तो ग्लोबल कंपनियां बिड करेंगी। अगर आपको टेक्नोलॉजी सिस्टम्स खरीदने होंगे, आपको राउटर, सर्वर से बाकी चीजें खरीदनी होंगी, तो वो डोमेस्टिक कैपेसिटीज हमारे पास नहीं है। तो ये घोषणाएं देखने में बहुत बड़ी लगती हैं, पर जब आप उनको तोड़कर नीचे लाए ना जमीन के ऊपर, तो आपको दिखाई देता है कि ये बहुत उतना मैक्रो है नहीं जितना मैक्रो लगता है। सूक्ष्म स्तर पर इनके क्रियान्वयन और इनका जो प्ले आउट है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हमें सुनाई पड़ता है या सुर्खियों में चलिए, ये तो मेरे सवाल थे। हो सकता है दर्शक आने वाले समय में जब अर्थात एयर होगा तो कुछ और सवाल पूछेंगे। वो सवाल हम इंकरेज करते हैं अपने दर्शकों को, भी पूछिए, हम उनके जवाब देने की अगले अंक में कोशिश करेंगे आपके लिए। बाकी एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। ऐप है हमारा गूगल के प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए दी लल्लन टॉप ऐप। तो सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें, सब कुछ सबसे पहले
ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। फ्रेम में साथ में है अंशुमान तिवारी, मैं हूं सिद्धांत। ललन टॉप देख रहे थे आप, शुक्रिया। थैंक यू।